नमस्कार, हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। सीएम मनोहर लाल ने बुजुर्ग पेंशन धारकों के साथ संवाद किया है और सीएम मनोहर लाल ने बुजुर्ग पेंशन धारकों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को जाना है। पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाया है। समर्पण नाम से आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और समर्पण नाम से पोर्टल हमने बनाया है। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा है कि बुजुर्गों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। कुछ वर्ष पहले हरियाणा के अंदर ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है, उनको एक सम्मान निधि के नाते भी योजना शुरू की थी। और वो योजना शायद 100 रुपए के आसपास से शुरू हुई थी। समय बढ़ते बढ़ते उसमें बढ़ोतरी हुई और मुझे ध्यान है कि जब 2014 में हम लोगों ने सरकार संभाली तो उस समय ये पेंशन 1000 रुपया मासिक थी। हमें लगा कि इसमें बहुत कमी है, इसको बढ़ाना चाहिए। लगातार हर वर्ष 200 रुपए, 250 रुपए, 200 रुपए इस नाते से बढ़ाते बढ़ाते और अभी 1 अप्रैल अगला जो 2023 का महीना शुरू होने वाला है, उस समय ये हमारी जो पेंशन है, जो सम्मान निधि है, ये 2750 रुपए हो जाएगी। कहां 1000 रुपया, कहां 2750 रुपया। अब इस नाते से हम अपने प्रदेश के लगभग 18.5 लाख बुजुर्गों को ये हर महीने राशि पहुंचाते हैं। 460 करोड़ रुपए से ऊपर ये राशि हर महीने पहुंचती है। मैं तो आपको आज यही कहूंगा कि हम लोग जो ये एक लाभ सरकार से ले रहे हैं, तो इस लाभ के बदले में हम लोगों को, क्योंकि हमारी आयु भी 60 वर्ष ही हुई है, तो 60 वर्ष होने के बाद आखिर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है, काम करने योग्य रहता है, तो हमें अपने इस आयु के पड़ाव में आकर के अपने काम के साथ साथ सामाजिक कामों में भी जाना चाहिए। वॉलंटियर बनने के लिए हमने जो पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल के बारे में मैं बताता हूं। उसका नाम है samarpan.gov.in। अंग्रेजी का ये शब्द है। आपको अगर न ध्यान में आए तो आप निश्चित रूप से आपके गांव में जो भी कोई कंप्यूटर के नाते से जो कोई वहां साझा सेवा केंद्र है, अथवा जिसको CSC कहते हैं या अटल सेवा केंद्र कहते हैं, या कोई भी कंप्यूटर जानने वाला व्यक्ति, उसको हम बता सकते हैं कि मैं भी अपना नाम वॉलंटियर इस नाते से उसमें जुड़वाना चाहता हूं। समाज के हर वर्ग के लिए हम परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनकी योग्यता के, उनकी क्षमता के हिसाब से, उनकी स्थिति के हिसाब से, खास करके आर्थिक स्थिति के हिसाब से बहुत सी योजनाएं हमने शुरू की हैं। हमने इस परिवार पहचान पत्र के अंदर जितने भी नागरिक हैं, अर्थात 2,87,00,000, इनको 6 भागों में बांटा है। बहुत लोगों ने ऐसे भी जो हमको मिले हैं, जिन्होंने कहा था शुरू में जब व्यवस्था शुरू हुई कि हमको तो पेंशन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम कहेंगे तो ही तो पेंशन देनी होगी। इस नाते से हमको ये भी लगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद ऐसे अवस्था के बाद भी उनको लगता है कि इस पेंशन का सरकार के ऊपर बोझ न डाला जाए, तो अपनी असहमति भी प्रकट करते हैं। उसी में से व्यवस्था निकली कि एक बार 60 वर्ष का होते ही एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर जरूर लेने चाहिए। तो हमने लेने शुरू किए हैं। 1 ही महीने के अंदर अंदर वो सहमति पत्र के साइन भी हम कराते हैं और उसके बाद उन लोगों से जो सहमति पत्र देते हैं, अपने आप ही और ये जो पेंशन है ये जाना शुरू हो जाता है। हमने लगभग 6 महीने पहले इस व्यवस्था को शुरू किया था और इन 6 महीनों में 16,500 लोगों को और ऑटोमेटिकली अपने आप पेंशन मिली। तो ऐसे जो 16,500 लोग हैं, आज मैं उन सब 16,500 लोगों से उनके साथ टेलीफोन का संपर्क करके और ये बातचीत कर रहा हूं। तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने टेंडरिंग सरपंचों के हित में बताई और उन्होंने कहा कि सरकार से सरपंचों से बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हैं, लेकिन सरकार दबाव में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेहतरीन बजट पेश किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि यह देश हित में नहीं है। नहीं, देखिए, सरपंच में जो ई टेंडरिंग है, मैंने अपने हल्के में एक मीटिंग की थी सरपंच, और मैंने अपनी बात रखने के बाद उनसे कहा था कि भाई ये बात किसी का भी कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सका मेरे से, ई मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है बता दो। एक आदमी ने मेरे से कोई प्रश्न नहीं पूछा। अब भी मैं तैयार हूं इस बात के लिए, अगर सरपंच मिल बैठ के बात करते हो तो मुझे ई टेंडरिंग के नुकसान होता है। ई टेंडरिंग जो है वो 100% सरपंच के हक की चीज है, खिलाफ नहीं है सरपंच। अभी तक क्या होता था
कि जैसे सरपंच बनता था, उस सरपंच बनने के बाद वो काम करता था। तो वो कोई टेक्निकल विशेषज्ञ नहीं है, उस बेचारे ने काम करा दिया, उसने दिन टाइम भी लगाया, सारा कुछ करा, काम भी करा, सब कुछ करा। लेकिन अगर काम में कोई भी खामी रहेगी तो जिम्मेदार कौन है? सरपंच। और आपने ऐसे सरपंच भी देखे होंगे जिन्होंने अपनी टर्म पूरी कर ली, उसके बाद भी 4-4, 5-5 साल तक वो मुकदमे भुगतते रहे बेचारे। तो हमारा मानना यह है कि जो आदमी उसका जानकार है वही जिम्मेदार होना चाहिए ना। तो हमने क्या कि टी टेंडरिंग शुरू करके हमने क्या कर दिया कि सरपंच ही योजना बनाएगा, कौन सी गली बनेगी, कौन सी नाली बनेगी, या कम्युनिटी हॉल बनाएगा, जो भी बनाएगा गाँव में, कुछ भी, उसका निर्णय कौन लेगा? सरपंच। उसकी देख रेख बाल कौन कराएगा? सरपंच। लेकिन अगर इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी ठेकेदार की होगी, अगर इंक्वायरी होगी तो जेई की होगी, इंक्वायरी होगी तो एसडीओ की होगी, इंक्वायरी होगी तो सेक्रेटरी की होगी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो केवल देखने के वास्ते कौन उन्होंने चुना कि इसकी देखरेख में विकास होगा, स्वयं नहीं करागा, इसके लिए लोगों ने चुना, लोगों ने इसलिए चुना कि ये, अब ऐसे तो वो सरपंच ही फंस गए। अब ये उल्टी बात कह रहे, कौन सी बात कह रहे, मतलब सरपंच का तो इसमें बचाव हुआ। ओल्ड पेंशन स्कीम देखिए, हमारे से पहले जब कांग्रेस सरकार, अब कांग्रेस की सरकार कह रही कि हमने गलती कर दी थी, बंद कर दी। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उन सबका मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को कोई भी सरकार वहन कर ही नहीं सकती। देखिए, लेने वाला व्यक्ति तो कहेगा मुझे दो, रिटायर होगा तो कहेगा मुझे दो, लेकिन हमने नहीं। इनका मानना है कि भाई मनमोहन सिंह जी दुनिया के जो नंबर 1 अर्थशास्त्री थे उनमें से एक थे, कांग्रेस वाले मानते हैं, और उन्होंने इसको बंद किया था। मोन्टेक सिंह अल्लूवालिया ने, अभी मेरे के साथ 15 दिन पहले ही बात है, 15 दिन पहले भी मोन्टेक सिंह अल्लूवालिया ने कहा कि ये संभव नहीं है। मैं उन कांग्रेसियों की बात कर रहा, जो दूसरे तो आप सारे देखते हो रोज, आर्थिक विशेषज्ञ सारे लेख लेते हैं, और हमें कोई चिंता नहीं। अब दो चीजें हैं जो रोज लोग आज राज करने वाले हैं ना, उनको तो ओल्ड पेंशन देनी ही नहीं। ओल्ड पेंशन तो आज से 20-25 साल बाद देनी पड़ेगी, 20 साल बाद देनी पड़ेगी। जिनकी 2006 में भर्ती, उनकी स्टैम्प पेंशन उस टाइम देनी पड़ेगी ना। अब मैंने ये सोच लिया कि मुझे क्या लेना, वोट मैंने तो आज लेनी, अगर मैं आज मेले बन जाऊँ ठीक है, नहीं बन तो मुझे क्या लेना। तो अगर ये सोचूंगा कि मुझे क्या लेना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी कर लो। और अगर ये सोचना कि देश का उस टाइम क्या होगा, तो फिर ये निर्णय ले नहीं सकते। अब कांग्रेस तो इसलिए बोल रही है, दूसरी पार्टी से बोल रही है, उन्होंने समझ रखा कि यही चुनाव है, बस के बाद तो पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। तो मैंने समझता कि देश के हित में है ओल्ड पेंशन स्कीम। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों के चुनाव परिणाम से कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा के असर का पता चल गया है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के असर का भी कुछ दिनों में उनको पता चलेगा। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को बधाई देता हूँ कि उन्हीं की मेहनत से और उन्हीं के दूरदर्शी से जो हम त्रिपुरा और नागालैंड के अंदर सरकार बना रहे हैं, और तीसरे मेघालय में भी हमारे जो संगठन गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो इस तरह से कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तो उसका असर भी अब पता लग गया है कि कितना भारत जोड़ा उन्होंने, और हमारी तीनों स्टेटों में लगभग सरकार हमारी बन रही है। तो ये जनता दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का विचार है, और लोग चाहते हैं इस तरह से देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश की शान बढ़ाई, देश का सम्मान बढ़ाया है, और देश के लिए जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं। वहीं कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संगठन न बनने की वजह से प्रदेश में हम चुनाव हारे। उन्होंने कहा कि हम बड़े नेताओं की कमी हार की वजह बनी है। सैलजा ने बिना किसी का नाम लिए नसीहत देते हुए कहा कि अपने लिए नहीं, कांग्रेस के लिए काम करें। सैलजा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। संगठन के बिना हमारे जो लोग हैं इतनी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, ज़मीन पर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस की विचारधारा को जिन्होंने अपना रखा है और लोगों में कांग्रेस को मजबूती दे रहे हैं। लोगों में मजबूती तो हमारा जो वर्कर है वही देता है, लोगों के साथ दिन रात बैठता उठता है, और हमारे जो मध्य नेतृत्व है सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि हम उनको पहचान नहीं दे पाए? इतने साल हुए हैं, इतने साल बीत गए हैं,
कि जो हमको अपना संगठन बनाना चाहिए था वो नहीं बन पाया। मैंने तो खुद कहा कि मेरा कार्यकाल भी निकला और संगठन नहीं बना, मुझसे पहले भी नहीं बना, लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जल्द ही संगठन बनना चाहिए। आप ये देखिए कि इस सरकार की जो सबसे बड़ी देन है वो महंगाई। क्या हमारे समय में 400 रुपये, 400 सवा 400 रुपये सिलेंडर था? आज क्या कारण है कि आप रोज़ इसकी कीमत बढ़ा देते हैं? क्रूड ऑयल की कीमत जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरती है, आप यहाँ पर कोई राहत नहीं देते। आम लोगों को, आम नागरिक को घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। गैस सिलेंडर, हम तो कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, हम 500 रुपये तक देंगे गैस सिलेंडर। क्यों हम लोगों पर, हमने अपने समय में, यूपीए सरकार के समय में, तभी क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब से ज़्यादा पहुंच चुका था, लेकिन हमने लोगों को, गरीब लोगों को और ज़रूरतमंद लोगों को अधिकार दिए, कानून बनाए ताकि उनको हम बचा सकें इस महंगाई से, आसमान को छूती महंगाई से। तो कुमारी सैलजा को आप सुन रहे थे। उन्होंने संगठन को लेकर के भी कहा कि संगठन नहीं बना, यही वजह रही कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को अभी फिलहाल अपने बारे में सोचने के बजाय ये सोचने की ज़रूरत है कि चुनाव को कैसे जीता जाए और इस पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपनी बातों को छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर इस तरह के आरोप लगाती रहती है। तो ये बात कुमारी सैलजा के द्वारा कही गई। रोहतक में बजट पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग, हर व्यक्ति का ध्यान रखा गया है। ये मनोहर लाल जी का बजट कई मायनों में अनूठा है। अनुभव एक अलग प्रकार का इस बजट की प्रक्रिया में ही प्रारंभ होता है। संभवतः किसी भी बजट को बनाने में इतने बड़े स्तर पर जन भागीदारी नहीं रही होगी जो इस बार मनोहर लाल जी ने 3 महीने की प्रक्रिया, रायशुमारी की, सलाह मशवरे की और अनेकों जिलों में या अनेकों वर्गों के साथ बातचीत के आधार पर इस बजट को उन्होंने बनाया है। ये बजट ऐतिहासिक इस रूप में भी है कि इस बजट में हरियाणा प्रदेश के 3.25 करोड़ लोग और हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक परिवार और हरियाणा प्रदेश का कोई भी वर्ग हो, ऐसा कोई वर्ग, कोई क्षेत्र, कोई परिवार नहीं होगा जिसको बजट के प्रावधानों से सीधा, जिसको कोई न कोई लाभ ना पहुंचे। महेंद्रगढ़ में एमपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के सीजन 3 की शुरुआत बड़े धूमधाम के साथ हुई है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, रिबन काटकर क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि जो खेलता नहीं है वो कभी हारता और कभी जीता है, लेकिन खिलाड़ियों को हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के लिए ये ग्राउंड एक बहुत ही बेहतर जगह है और उनकी इच्छा है कि यहाँ पर स्टेडियम बनाया जाए। रामविलास शर्मा ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 6 मार्च को महेंद्रगढ़ के आरपीएस स्कूल में बजट पर विचार संगोष्ठी का आयोजन करेंगे और इस संगोष्ठी में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा शिरकत करेंगे। तो चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में आयोजित पंजाब यूनिवर्सिटी G20 यूथ इंटरनेशनल सेमिनार में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा वैलिडिक्टरी सेक्शन में शामिल होने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे। इस दौरान जेजेपी और इंसो के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मुझे 8 साल देश से बाहर रहने का मौका मिला। अपनी शिक्षा के लिए जब वो भारत वापस आए तो उनसे लोगों ने पूछा कि आपने विदेश में पढ़ाई करके क्या सीखा। तो उन्होंने लोगों को बताया कि शिक्षा का मकसद सीखना है और मैं सीखने के लिए सीख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमें यह देखना है कि हम कैसे सीख सकते हैं और किससे सीख सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें अफ्रीका में इंटरनेशनल पार्लियामेंट में जाने का मौका भी मिला। उन्हें यूथ पार्लियामेंट में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि आज देश सही दिशा में आगे बढ़ा है।
आज देश के युवाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। I had the opportunity to spend about 8 years out of India, and I did my schooling and my undergrad at Oxford University. I had my master's at King's College London, and when I came back to India and I started a media business, very often people used to ask me, "What is it that you've learned in this entire education process of 8-9 years that you spent abroad?" And I have always stood by it, and that is the words of wisdom that I would like to impart with you on this August platform. I think the entire education process teaches us how to learn. We need to learn. That is the biggest takeaway. The problem in our education system these days is that everyone wants a degree but doesn't want an education. IQ is a congregation of about 1,200 MPs from 190 countries from all over the world, which has a General Assembly, and you have members of parliament and speakers from all parts of the world coming in and congregating together, discussing parliamentary issues. I happen to be on the youth parliamentary meeting panel over there. I was a part of the Indian delegation, and it was a very surreal experience. तो डिप्टी स्पीकर अडवी गंगवा ने नलवा के कई गांवों में खेत खलिहान योजना के तहत खेतों के कच्चे रास्तों को पक्का करने के कार्य का शुभारंभ किया। इन रास्तों के निर्माण पर 2,57,07,000 रुपए की धनराशि खर्च होगी। डिप्टी स्पीकर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री खेत खलिहान योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत खेतों के सभी रास्तों को पक्का करवाया जाना है। उन्होंने कहा है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। खेतों के रास्ते पक्के बनने से किसान को अपनी फसलों को सुगमता से मंडियों तक ले जाने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि खेतों के रास्ते पक्के होने पर किसानों को अपने खेतों में आने जाने की बेहतर सुविधा होगी और प्राथमिकता के आधार पर सभी गांवों में पक्के रास्तों का निर्माण किया जा रहा है। नलवा हल्के के अंदर विभिन्न गांवों के अंदर जो किसानों को खेतों में आने जाने की दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए किसान सड़क योजना के नाम से हम जो पक्के रोड जो मंजूर करवाए हैं, उसकी लगभग 6 करोड़ रुपए की राशि अभी हमने जारी करवाई है, जो लगभग कितने गाँव 14 गाँव की ना 14-15 गाँवों के अंदर जो है इनके अभी जो बनेंगे, जिसकी आज हम विद्युत रूप से शिलान्यास कर रहे हैं। डेलीगेट्स ने गुरुग्राम की सुल्तानपुर लेक का जायजा लिया है। इस दौरान सुल्तानपुर लेक पर डेलीगेट्स ने पौधारोपण किया है। विदेशी मेहमानों ने सुल्तानपुर लेक पर बच्चों के साथ गाना भी गुनगुनाया। इसके बाद 4 बसों में 120 विदेशी मेहमान झज्जर के प्रतापगढ़ फार्म हाउस पहुंचे, जहां पर फूल मालाओं के साथ उनका पगड़ी पहना करके स्वागत हुआ। प्रतापगढ़ फार्म हाउस पर सभी को हरियाणवी संस्कृति, कला और संगीत से रूबरू करवाया गया। फिर लंच में डेलीगेट्स को हरियाणवी व्यंजन परोसे गए। यहाँ पर 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें पहली तस्वीर गुरुग्राम की है तो दूसरी तस्वीर झज्जर की है, जिसमें विदेशी मेहमान आपको नजर आ रहे होंगे। तो गुरुग्राम में चल रही बैठक के बाद विदेशी प्रतिनिधि स्कूलों के बच्चों के साथ गीत गुनगुनाते हुए भी नजर आए और उसके बाद सभी सुल्तानपुर बर्ड पार्क पहुंचे हैं। सुल्तानपुर झील का लुत्फ लिया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। G20 की 3 दिवसीय अधिवेशन के बाद आज चौथा दिन है और चौथे दिन यानी 3 दिवसीय अधिवेशन पूरा होने के बाद आज जो प्रतिनिधि हैं दूसरे देशों से आए हुए वो आज सुल्तानपुर लेक पहुंचे हैं, सुल्तानपुर झील पहुंचे हैं, जहां पर मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं किस तरीके से जो छात्र हैं उनके साथ जो विदेशी लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं वो मनोरंजन कर रहे हैं। बच्चे जो हैं उनको गीत सुना रहे हैं। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये सुल्तानपुर नेशनल लेक पार्क है, जहां पर जो है एक प्रोग्राम प्रतिनिधियों के लिए रखा गया है। 3 दिन तक जो एंटी करप्शन बैठक का जो सत्र चले थे और ऐसे में आज चौथे दिन इन प्रतिनिधियों को अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपने व्यंजन, अपने भोज से रूबरू कराने के लिए कहीं ना कहीं प्रोग्राम रखा गया, जिसके चलते जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुल्तानपुर इलाके की तस्वीरें हैं, जहाँ पर सुल्तानपुर झील के अंदर पूरा प्रोग्राम रखा गया है।
मैं और भी आपको दिखाना चाहूँगा, इस प्रोग्राम की और भी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। जो तमाम जो सिक्योरिटी सर्विसेज वो तैनात हैं गुरुग्राम पुलिस के सामने जो है पूरा प्रोग्राम ये चल रहा है। और अलग अलग तरीके से जो नेशनल पार्क ये बना है, इस नेशनल पार्क के अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, कौन कौन से पक्षी यहाँ पर आते हैं, वो सभी जो प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं विदेशी जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और पूरे जो लेक है, पूरा जो पार्क है उसका भ्रमण कर रहे हैं। और उसके बाद अलग अलग तरीके से जो है उनका जो है मनोरंजन किया जा रहा है। एक तरफ छात्र उनका मनोरंजन कर रहे हैं तो दूसरी ओर जो गाइड हैं वो लेक की जो जानकारी है, लेक में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा पक्षी है, वो सभी चीज़ें जो हैं दिखाई जा रही हैं। इस तरीके से जो एक प्रदर्शनी लगाई गई है जो कि जो प्रतिनिधि दूसरे देशों से आए थे, 38 देशों से, उनके सामने जो है प्रदर्शित की गई है और काफ़ी बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है। हम आपको दिखा दें कि इस तरीके से यहाँ से जो विदेशी जो लोग यहाँ पहुँचे थे G20 अधिवेशन के अंदर 3 दिन की 3 सत्र जो एंटी करप्शन बैठक के जो सत्र हुए थे, उन सत्र के पूरे होने के बाद आज उन्हें हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, हमारे शहर की जो संस्कृति है, जो यहाँ के व्यंजन हैं, जो कला है, उससे रूबरू कराने का प्रोग्राम जो है रखा गया था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दूं कि जो 38 देशों से आए जो प्रतिनिधि थे, उन गुरुग्राम में 3 दिवसीय बैठक जो है एंटी करप्शन को लेकर रखी गई थी, जिसके कई सत्रों में इस बैठक को पूरा किया गया। 3 दिन जब पूरे हो गए तो आज चौथे दिन, यानी कि जब रेस्ट का जो दिन था, उस रेस्ट के दिन इन प्रतिनिधियों से परमिशन ली गई कि क्या आप हमारे शहर, हमारे प्रदेश घूमना चाहते हैं। उसके बाद जब इन्होंने इच्छा जताई तो ऐसा भव्य प्रोग्राम जो है इनके लिए गुरुग्राम के सुल्तानपुर झील के अंदर रखा गया है। और यहाँ के बाद जो विदेशी प्रतिनिधि हैं सीधे यहाँ से प्रतापगढ़ की ओर, यानी झज्जर के प्रतापगढ़ की ओर अपना रुख कर लेंगे। और प्रतापगढ़ के अंदर भी ऐसे एक भव्य प्रोग्राम उनके लिए रखा गया है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़। तो करनाल में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, जहां पे गैस सिलेंडर्स के दाम को लेकर के ये महिलाएं सड़कों पर उतरी। महिलाओं ने सिर पर सिलेंडर रखकर के जोरदार प्रदर्शन किया। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ोतरी के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर के दाम कम किए जाने की मांग की। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।